गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे। विराम चिन्ह क्या होते हैं, आज हम उनके बारे में समझेंगे और ये कितने प्रकार के होते हैं। जब हम अपने मनोभावों को किसी के सामने प्रकट करते हैं, अपनी बातों को समझाने या किसी कथन पर बल देने के लिए बीच बीच में रुकते हैं, लिखित भाषा में भाव स्पष्ट करने या कथन पर बल देने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब इसका अर्थ क्या होता है, भाषा के लिखित रूप में रुकने के लिए जिन चिन्हों या संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से भावों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता आ जाती है, कथन प्रभावपूर्ण बन जाता है। ओके, विराम चिन्ह के प्रकार। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से निम्नांकित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह 12 प्रकार के होते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से निम्नांकित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह का नाम और चिन्ह। नंबर 1, पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयवाचक चिन्ह, योजक एवं विभाजक, निर्देशक, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक, हंसपद और लाघव चिन्ह। अब सबसे सर्वप्रथम है पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम का चिन्ह देखिए, एक डंडा। ठीक है, इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक और विस्मय आदि वाचक वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे मैं कोई वाक्य लिख रही हूँ और उस वाक्य के अंत में मैं ये पूर्ण विराम लगाती हूँ। जैसे अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। अब पढ़ाते हैं, है के पीछे क्या लगा हुआ है, पूर्ण विराम। माली पौधों की देखभाल कर रहा है, करता है के पीछे क्या लगा हुआ है, पूर्ण विराम। हमें अपने आसपास हरा भरा बनाए रखना चाहिए के पीछे क्या लगा हुआ है, पूर्ण विराम। कुछ देर पहले यहाँ कौन आया था। अब मैंने अगर कौन आया है तो इसके साथ में एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा सकती हूँ, लेकिन हम यहाँ पर पूर्ण विराम भी लगा सकते हैं। अर्धविराम। जब पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकते हैं तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम में तो क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल विराम हो जाते हैं, अपना वाक्य ख़त्म करते हैं और क्या करते हैं, रुक जाते हैं, बिल्कुल विश्राम करने लग जाते हैं, इसलिए उसको कहते हैं पूर्ण विराम। अपना वाक्य फिनिश किया, अपना वाक्य ख़त्म किया और हम रुक गए। परंतु अर्ध विराम में क्या होता है, हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, कुछ समय के लिए रुकते हैं। जैसे वह घर आया, इसके बाद थोड़ी देर बाद चला गया। मैंने रुका और रुकने के बाद अपना वाक्य दोबारा से शुरू किया। जैसे जो यहाँ फूल माला चढ़ाते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। एक वाक्य मैंने पूरा किया, उसके बाद मैंने दूसरा वाक्य शुरू किया। जो यहाँ फूल माला चढ़ाते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ कई भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, जैसे तमिल। कई भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, है के बाद बोला, जैसे तमिल, अंग्रेजी, मलयालम आदि। तीसरा है अल्प विराम, छोटा सा कोमा, हम उसे इंग्लिश में कोमा भी बोल देते हैं बच्चों। वाक्य के मध्य में अर्धविराम से भी कम समय तक रुकने के लिए किया जाता है। जैसे राम, मोहन, श्याम और उदय यहाँ आएंगे। राम के बाद कोमा, मोहन के बाद अल्प विराम, श्याम और उदय यहाँ आएंगे। हाँ के बाद अल्प विराम, मैं यह चित्र बना लूँगा। सवेरा हुआ के बाद हम रुक गए, अल्प विराम लगा दिया, उसके बाद बोले हम पक्षी बोलने लगे। इस तरह जब हम 2 या 2 से अधिक शब्दों का एक साथ प्रयोग करेंगे, जैसे मैं कहीं गया था, मैं कहीं जाऊंगा, इस तरह के शब्दों का जब मैं प्रयोग करूंगी, यानी कि कहीं, किधर, कब, यहाँ तो हम लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। विराम चिन्ह क्या है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी। लेकिन जब अल्प विराम का प्रयोग हम करेंगे, जैसे राम, मोहन, श्याम, उदय, अगर 4 शब्द एक साथ आ रहे हैं तो हम बीच बीच में उनके लिए अल्प विराम लगाते हैं। चलो, अब चलो यहाँ पर 2 बार आया हुआ है, तो चलो के पीछे मैंने एक अर्ध विराम लगा दिया है। ठीक है, अल्प विराम लगा दिया, चलो जल्दी ट्रेन आ गई है। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बता रही थी, मैंने किसका प्रयोग किया है, प्रश्नवाचक। कब, कौन, किधर के लिए बताया ना मैंने, प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए। सुमन तुम कब आई, क्या कहा वह परिश्रमी है, तो तुम इससे पता लगा सकते हो जहाँ पर कब, कौन, कहाँ, किधर, कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, है ना। और अगर कहीं पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है तो आप समझ जाओगे कौन सा विराम चिन्ह है, प्रश्नवाचक।
इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में अनिश्चय या संदेह प्रकट करने के लिए संदेह स्थल पर कोष्ठकों में किया जाता है। जैसे वह क्या पढ़ता है, क्या लिखता है, क्या याद करता है, यह मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मयवाचक चिन्ह, विस्मय आदि वाचक चिन्ह में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस होता है, एक छोटे से बिंदु का। यह बिल्कुल पूर्ण विराम की तरह होता है। हम पहले पूर्ण विराम लगाते हैं और उसके नीचे अगर हम छोटा सा बिंदु लगा देते हैं तो वहाँ वो बच जाता है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। लेकिन अगर मैंने वो बिंदु नहीं लगाया तो वो विस्मय आदि बोधक चिन्ह नहीं बनेगा, वो क्या बन जाएगा, पूर्ण विराम। इस चिन्ह का प्रयोग विस्मय, हर्ष, घृणा, शोक आदि मनोभावों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अरे, आह, हाय, छी, शाबाश, इन शब्दों के पीछे देखो विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। जैसे अरे बरसात होने लगी, आह कितने सुंदर फूल खिले हैं। और लेकिन अब आप ये देखिए कि अरे के पीछे विस्मय आदि बोधक चिन्ह है और जहाँ पर वाक्य हमारा खत्म हो गया वहाँ पर पूर्ण विराम है। ठीक है, अरे के पीछे विस्मय आदि बोधक चिन्ह, बरसात होने लगी और होने लगी के पीछे मैंने क्या लगा दिया, पूर्ण विराम लगा दिया। तो इसके प्रयोग दोनों के साथ किया जा सकता है। अरे बरसात होने लगी, आह कितने सुंदर फूल खिले हैं। अब यहाँ पर खिले हैं के पीछे भी मैंने क्या लगा दिया है, पूर्ण विराम। खिले हैं, आह के पीछे विस्मय आदि बोधक चिन्ह और खिले हैं के पीछे क्या लगा दिया मैंने, पूर्ण विराम। जैसे कि इसमें वाक्य का जब हम पाठ पढ़ते हैं तो वाक्य में भी हमने पढ़ा था ना विस्मय आदि बोधक वाक्य। विस्मय आदि बोधक वाक्यों में भी यही पढ़ाए जाते हैं, यही वाले चिन्ह पढ़ाया जाता है। आहा, अरे, छी, छी, यहाँ तो कूड़ा फैला है। ऐसे ही वाक्य विस्मय आदि बोधक वाक्य भी कहलाते हैं। और जहाँ पर विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा होता है वहाँ पर क्या है, विस्मय आदि वाचक चिन्ह लगा हुआ है। और यहाँ पर पूर्ण विराम हम इसके साथ भी लगा सकते हैं। नंबर 6, योजक व विभाजक चिन्ह। दो शब्दों के बीच में जिस चिन्ह का हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे दो शब्द हो गए सुख दुख, आगमन प्रस्थान, जीवन मरण, यश अपयश, उठते बैठते, सोते जागते, हंसते हंसते, पढ़ते पढ़ते या हंसते रोते। अब इन शब्दों के पीछे आपने देखो माता पिता, भाई बहन, इन शब्दों के बीच में हम देखते हैं ना छोटा सा चिन्ह लगा हुआ होता है जिसे हम योजक या विभाजक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग समासिक शब्दों या सा सी से आदि से पूर्व शब्द युग्मों, द्वित्व शब्दों, पूर्णांक से कम संख्या भाग बताने के लिए किया जाता है। कितने सारे उदाहरण हैं इसमें, सुख दुख, आगमन प्रस्थान, जीवन मरण, यश अपयश, हिरनी सी, मोती से, फूल सा, उठते बैठते, सोते जागते, हंसते हंसते या हंसते रोते, पढ़ते पढ़ते, है ना। इसे बोलते हैं योजक या विभाजक चिन्ह। माता पिता, सुख दुख, लाभ हानि, भाई बहन, रात दिन, इनके बीच में जितना जो भी चिन्ह लगा होता है उसे योजक या विभाजक चिन्ह कहते हैं। निर्देशक चिन्ह, यह चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है और इसका अर्थ ये होता है कि हम किसी का निर्देश दे रहे हैं, ठीक है ना, किसी चीज़ को हम बता रहे हैं। इसका प्रयोग किसी के कहे वाक्यों से पूर्व, कहा, लिखा आदि क्रियाओं के बाद, संवादों में से किसी शब्द या वाक्यांश की व्याख्या से पूर्व किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा हम स्वराज लाएंगे, अब उन्होंने कहा है, वो उस चीज़ का निर्देश दे रहे हैं। अध्यापक ने लिखा के बाद निर्देश दिया जा रहा है। राणा प्रताप देखो भामाशाह आ रहे हैं, भामाशाह आ रहे हैं। भामाशाह क्या हो गए, उसका निर्देश दिया जा रहा है। जहाँ पर हम निर्देश दे रहे हैं वहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्देशक चिन्ह। निर्देश दिया जाता है तो निर्देशक चिन्ह। अगला है उद्धरण चिन्ह, जिन्हें हम इन्वर्टेड कोमा, डबल कोमा या सिंगल कोमा भी कह देते हैं इंग्लिश में। इस चिन्ह का प्रयोग किसी कथन को मूल रूप से लिखने, पुस्तक या कथन का मूल अंश उद्धृत करने, व्यक्ति, पुस्तक, उपनाम आदि के लिए किया जाता है। जैसे इकहरा उद्धरण चिन्ह होता है एक सिंगल कोमा। इस कविता के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है। अब दिनकर पर देखो एक सिंगल कोमा लगा हुआ है ना, एक दी से शुरू होकर कर पर खत्म है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा। रामचरितमानस पर लगा हुआ है। और दोहरा उदाहरण चिन्ह होता है दो इन्वर्टेड कोमास, ठीक है ना। इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ, स्वर्गीय इंदिरा गांधी नारा दिया गरीबी हटाओ। ग्रेसम का कहना था पुराना नोट नए नोट के चलन में बाधक होता है। अब जहाँ पर दो इन्वर्टेड कोमास लगे हुए हों या सिंगल हों उसे उद्धरण चिन्ह बोलते हैं।
विवरण चिन्ह कुछ सूचना देने के लिए, कुछ निर्देश देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं। अब भेद होते हैं के बाद क्या लगा हुआ है, विवरण चिन्ह लगा हुआ है, उसका विवरण दिया जा रहा है कि कर्म के आधार पर दो भेद तो बता दिए गए, लेकिन वो दो भेद कौन से हैं, तो इसका विवरण देने के लिए अकर्मक और सकर्मक। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न आ रहे हैं ना, तो अब देखो पुत्र थे के बाद क्या है, विवरण चिन्ह लगा हुआ है, तो वहाँ पर आ जाएगा राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ठीक है, अगला है नंबर 10 कोष्ठक चिन्ह, जिसे हम ब्रैकेट कह देते हैं। ब्रैकेट कह देते हैं ना हम लोग इंग्लिश में। कोष्ठक में उस अंश को दिया जाता है जो वाक्य का मुख्य अंश होने के बाद भी अलग से दिया जा सकता है। जैसे राष्ट्रीय त्यौहार कौन कौन से हो गए, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, राष्ट्रीय एकता बढ़ाने में सहायक है। अब देखिए स्वतंत्रता दिवस से कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट स्टार्ट हुआ और गणतंत्र दिवस पर खत्म हुआ है, तो इसे हम बोल देते हैं कोष्ठक चिन्ह। यहाँ पर लेखन सामग्री, रजिस्टर, पेन, इंक मिल जाएगी। अब रजिस्टर से स्टार्ट हुआ कोष्ठक और आदि पे खत्म हुआ। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम कोष्ठक चिन्ह। हंस पद चिन्ह, लिखते समय कुछ अंश छूट जाने पर इस चिन्ह को लगाकर उसके ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ बस, ट्रक और कार की मरम्मत होती है। मान लीजिए मैं कार लिखना भूल गई हूँ यहाँ पर, तो मैं क्या लगा दूँगी, उसकी जगह ये स्टार बना दूँगी और स्टार की जगह ऊपर मैं कार लिख दूँगी, तो इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसे हंसपद चिन्ह कहते हैं। अप्रैल, मई और जून गर्मी के महीने हैं। मैंने बोला अप्रैल, मई और जून, अब मैंने जून लिखना मैं भूल गई हूँ, तो जून की जगह मैं ऐसा ये हंस पद चिन्ह बना दूँगी, स्टार बना दूँगी, तो इसका मतलब इसके बीच में कुछ है। ठीक है ना, वो ऊपर लिखा हुआ है जून गर्मी के महीने हैं। और अंत में है हमारा लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह होता है छोटे से भाग को दर्शाने के लिए, इसे संक्षेप में सूचक चिन्ह भी कहते हैं। किसी बड़े अंश का लघु रूप लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अगेय। अब इतना बड़ा नाम है, सच्चिदानंद है, हीरानंद है, वात्स्यायन है, अगेय है, तो हमने क्या कर दिया, लाघव चिन्ह लगा दिया, स, ही, वा, अगेय। ठीक है, ऐसे करने के बाद हमें पता लग जाएगा कि हमने किसी का नाम एक छोटे रूप में लिख दिया है। गोस्वामी तुलसीदास, अब जैसे गो है तो गो लिखकर हमने लाघव चिन्ह लगा दिया तुलसीदास। आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर के पीछे भी लगा होता है, पंडित के पीछे भी लगा होता है। पूरा पंडित ना लिखकर हम ऊपर प पर बिंदी लगाते हैं और प के पास लाघव चिन्ह लगा देते हैं। आपने लिखा कृपया पन्ना उलटिए, पूरा ना लिखकर, उलटिए ना लिखकर आपने क्या कर दिया, क्री प के पीछे लाघव चिन्ह, प के पीछे लाघव चिन्ह और ऊ के पीछे लाघव चिन्ह हम लगा देते हैं। तो बच्चों इसी तरीके से 12 प्रकार के हमारे विराम चिन्ह होते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कौन कौन से होते हैं। सर्वप्रथम पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय आदिवाचक चिन्ह, योजक एवं विभाजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, हंसपद, लाघव चिन्ह। ठीक है, जब हम कहीं पर कुछ समय के लिए रुकने के लिए हमें कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है तो वहाँ पर पूर्ण विराम होते हैं। अपने मनोभाव हम किसी को प्रकट करते हैं, अपनी बातों को हम समझाते हैं, किसी कथन पर बल दे रहे हैं। अब जैसे मैंने बोला था कौन, कब, कहाँ, कैसे, इन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, भाषा के लिखित रूप में रुकने के लिए जिन चिन्हों या संकेत का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से भावों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता आ जाती है, कथन प्रभावपूर्ण बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार 12 प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं और हिंदी भाषा में मुख्य रूप से विराम चिन्हों को प्रयोग किया जाता है। अगर हम विराम चिन्हों का हिंदी ग्रामर में प्रयोग नहीं करेंगे तो हिंदी व्याकरण शुद्ध नहीं हो सकती है।